बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर 3 का। मैं अहमद अता कुरैशी, फिज़िक्स न्यू टीचर हूँ आपका। चैप्टर 3 जो है वो है मोशन एंड फोर्स। मोशन क्या है? हरकत। फोर्स, देखें, दो चीज़ें होती हैं। मैंने जिक्र किया है इधर, मोशन के नीचे लिखा है मैंने इफेक्ट और फोर्स के नीचे लिखा है मैंने काज। इसका मतलब ये है कि फोर्स की वजह से मोशन होगी। कोई भी बॉडी खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते, उस बॉडी ने मूव नहीं करना। इसलिए मैंने फोर्स को काज कहा और मोशन को इफेक्ट कहा। चैप्टर 3 में हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मोशन। लिखा है मैंने वी लिव इन यूनिवर्स ऑफ कंटिन्यूअल मोशन। मतलब ये कि हम एक ऐसी कायनात में रह रहे हैं जो हमा वक्त हरकत में है। कंटिन्यूअल मोशन का मतलब क्या है? हर वक्त हरकत में होना। इन एवरी पीस ऑफ मैटर द एटम्स आर इन अ स्टेट ऑफ नेवर एंडिंग मोशन। मादे के हर टुकड़े में एटम्स जो हैं वो कभी ना रुकने वाली हरकत में मौजूद हैं। तो लास्ट ये बात कि एवरीथिंग इन द वास्टनेस ऑफ द स्पेस इज इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल मोशन, ये एमसीक्यूज के लिए भी ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इस कायनात में, स्पेस में हर चीज कभी ना रुकने वाली हरकत में मौजूद है। दायमी हरकत, परपेचुअल का मतलब दायमी है। एवरी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ सम सॉर्ट। हर तरह का जो एक फिजिकल अमल है उसमें किसी न किसी तरह की या किसी न किसी किस्म की हरकत मौजूद है। मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव क्वांटिटीज। कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। ये बात आपने 9th में भी डिस्कस की हुई है कि मोशन और रेस्ट ये दो ऐसी स्टेट हैं जो रिलेटिव हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी सिर्फ रेस्ट में मौजूद है, वो हरकत नहीं कर रही। ना हम ऐसा कह सकते कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है लेकिन रेस्ट में नहीं है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपकी स्कूल फिजिक्स में वो बस और उसमें मौजूद पैसेंजर्स की है। वो आपने वहाँ पर डिस्कस किया होगा कि अगर हम एक बस कंसीडर कर लें जिसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हों और वो बस मूव कर रही हो, तो दो ऑब्जर्वर, अगर एक शख्स बाहर खड़ा होकर उस बस को देख रहा है तो वो ये कहेगा कि वो बस मूव कर रही है और उसमें मौजूद पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर पैसेंजर्स जो बस में मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे को देखें तो वो एक दूसरे के लिहाज से क्या है? रेस्ट में। तो इसलिए कहा गया कि मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव क्वांटिटीज। कुछ टर्म्स हैं जो मोशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म जो कि आपका इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी है 3.1, डिस्प्लेसमेंट। मैंने लिखा कम तरीन फासला। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का चेंज होना किसी भी बॉडी की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कि अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे तो उस एक पॉइंट जो कि इनिशियल कहलाया और वो दूसरा पॉइंट जो कि फाइनल कहलाया, वहां तक में जो चेंज आया उसे हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट कहा। इसकी दूसरी डेफिनेशन सिंपल सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कम से कम फासला या कम तरीन फासला दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर
एक और टर्म है जो यहां समझाना चाहूंगा, वो है डिस्टेंस। आपने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट की बात जो कि हमने इस चैप्टर में करनी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी नेचर क्या है, वेक्टर है। डिस्टेंस क्या चीज है, देखें, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला डिस्टेंस कहलाता है, और दो पॉइंट्स के दरमियान कम तरीन फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस चीज को मैं वाज़ेह करता हूं। ये हमारे पास फिग 3.1 है। देखें, एक बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक आई, ये एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रॉ हुआ, और ये एक कर्व पाथ आपके सामने मौजूद है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो बॉडी अगर इस कर्व पाथ पर मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई है तो ये एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस की डिफाइन भी यही है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कम तरीन फासला कौन सा है, ये वाला, ये वेक्टर। देखें, मैंने इसे डी के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया हुआ, इसे मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा। तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि वो एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। यूनिट आपके पास क्या है जी, मीटर। डायमेंशन आप लिख सकते हैं कैपिटल एल। किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बिल्कुल, अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो देखें ये दो चीजों के बारे में लाजमी हमें बताएगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में ये बता रहा है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। The tail of displacement vector is located at the initial position and its tip or arrowhead is located at the final position. अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके जा रही है, हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ किया जो ए से बी तक ड्रॉ हुआ। अब इस वेक्टर की जो टिप है वो पॉइंट ए पर मौजूद है, और इस वेक्टर का जो एरोहेड है वो पॉइंट बी पर मौजूद है। तो इस तरह हमें इसकी डायरेक्शन का अंदाजा होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है कर्व पाथ पर, जैसा कि फिग 3.1 में हमें दिखाया गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बॉडी कर्व पाथ पर मूव करती है, तो ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, बी उसकी फाइनल पोजीशन है। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी से, वो डी के ऊपर देखें मैंने वेक्टर का साइन लगाया हुआ है। फिग में भी मैंने थोड़ा सा बोल्ड करने की कोशिश की है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके सामने मौजूद है। देखें, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो एक पोजीशन वेक्टर r1 जो पॉइंट ए की पोजीशन को फिक्स्ड ओरिजिन से जाहिर कर रहा है, और पॉइंट बी की पोजीशन को r2 जो पोजीशन वेक्टर है वो जाहिर कर रहा है। यहां पर हमने ये बताया भी हुआ है कि r1 वो पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट ए के लिए ड्रॉ हुआ, और r2 वो पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट बी के लिए ड्रॉ हुआ। अब हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। आपने पिछले चैप्टर में वेक्टर्स में डिस्कस किया होगा। हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या है, देखिए जी, r1 ये पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इसके हेड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर दूं, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक r1 और d को ऐड होने के बाद किसके इक्वल होना चाहिए, r2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये देखें, r1 प्लस डी इक्वल है किस चीज के, r2 के। अगर मैं r1 इस तरफ ले जाऊं तो ये r2 माइनस r1, और यही बात है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास फासला है कम से कम, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर दोनों पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस ले लिया जाए r2 माइनस r1, तो देख सकते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा।
दूसरी चीज जो कि मैंने कही थी आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये बात काबिले गौर है, इस बात को एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान में। देखें, अगर मैं फिग के ऊपर जाऊं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जितना भी होगा वो 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 2.5 हो, 3.5 मीटर हो, वो जितना भी हो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन डिस्कस करते हैं कि मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ, अगर एक बॉडी कर्व्ड पाथ पर मूव करती है तो फिर क्या होगा। व्हेन द बॉडी, मैंने ये पॉइंट लिख दिया, व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये देखें, फिग पर जाते हैं दोबारा। अगर एक बॉडी कर्व्ड पाथ पर मूव करती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस कर्व्ड पाथ पर मूव करती है, तो यही कहा गया कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम है किससे बेटा, डिस्टेंस से। वो किस तरह, ये देखें, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस कर्व्ड पाथ पर मूव करें तो कुछ डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैसे ही क्या होता है, कम तरीन फासला। तो ये हमेशा कहा गया, ये एमसीक्यूज भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है कर्व्ड पाथ पर तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा किससे बेटा, डिस्टेंस से। इसलिए लिखा एक सिंपल फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब एक चीज क्लियर हो गई हमें यहां पर, वो ये कि अगर एक बॉडी कर्व्ड पाथ पर मूव करती है तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमेशा कम है किससे, डिस्टेंस से। एक और चीज भी, इक्वल टू डिस्टेंस। अब सवाल आपका यहां पर ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल कब होते हैं, तो उसके लिए है मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, कि अगर एक बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होती है किस चीज के बेटा, डिस्टेंस के। देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर एक बॉडी मूव करती है और डिस्टेंस भी यही हो, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो, यानी कि स्ट्रेट पाथ मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। देखिए, कंसेप्चुअल पॉइंट जो हमारे इस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में है, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस कवर करती है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी तो वो कभी भी जीरो डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती। क्लियर बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ द बॉडी कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर एक बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो। ये बात समझने वाली है। जैसे अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करते हुए वो बॉडी जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी वापस उसी पर आ जाएगी। तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में कम से कम फासला जीरो है, इसलिए कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ द बॉडी कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन। Distance covered by a body when it completes a circular trip having radius r is 2 pi r। अब देखें,
डिस्टेंस कवर करती है एक बॉडी, किसमें? सर्कुलर ट्रिप कवर करती है। तो देखें अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रिप कवर करे तो वो किस चीज के इक्वल है जी? 2 पाई आर के। वो डिस्टेंस किस चीज के इक्वल आया? 2 पाई आर के। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी 2 पाई आर के बराबर होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की डिफाइन मैथ में आप लोगों ने स्कूल मैथ के अंदर पढ़ी होगी क्या? कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड इन सर्कुलर ट्रिप इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसलिए कहा गया कि डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है एक सर्कुलर ट्रिप में रेडियस आर के साथ, वो 2 पाई आर के बराबर है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फॉर हाफ सर्कुलर ट्रिप हैविंग रेडियस आर इज डिफरेंट। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर कवर होता है हाफ सर्कुलर ट्रिप में, ये देखिए मैंने एक हाफ सर्कुलर ट्रिप ड्रॉ किया हुआ है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये एक हाफ सर्कुलर ट्रिप है रेडियस आर के साथ। इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट आएंगे। वो क्यों? देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? पाई आर। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल का जो ट्रिप है, कंप्लीट सर्कुलर ट्रिप में जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कुलर ट्रिप में जो डिस्टेंस होगा वो पाई आर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आर प्लस आर इक्वल टू किस चीज के इक्वल हुआ? 2r। इसलिए कहा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो सर्कुलर ट्रिप में, हाफ सर्कुलर ट्रिप में कवर होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? डिफरेंट होते हैं। फॉर हाफ सर्कुलर ट्रिप ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे हमेशा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज 2r। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये समझने हैं आप लोगों ने। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ग्रेटर आता है या इक्वल आता है किस चीज के? 1 के। उसकी वजह अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होता है। अगर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं तो आप रेशो लेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आंसर ग्रेटर देन 1 आया करता है। कर्व्ड पाथ पर क्योंकि डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो इस वजह से हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन में ये बात डिस्कस करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तो इनकी रेशो इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो फिर ये दोनों बातें ठीक होती हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर हम दूसरी बात देखें, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो बात ठीक है कि अगर डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएं, नॉमिनेटर को नीचे ले जाएं, तो अब डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1 आए। कर्व्ड पाथ मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो हमेशा 1 से कम आएगी। इक्वल टू 1 आ सकती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये छोटा सा लेक्चर था, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर 3 का। डिस्प्लेसमेंट हमने सिर्फ एक टर्म को डिस्कस किया है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बना दिए जो मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं। मज़ीद अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।